हो चुका आगाज़, लड़की युग बदलने की तैयारी है। 2026 बोर्ड एग्जाम में को वही फोड़ेगा जिसका संघर्ष आज से ही जारी है। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब एकदम शानदार तरीके से इस नए सेशन 2025-26 के लिए तैयार होंगे। यदि आपने 11वीं पास किया है, 12वीं में अभी तक आपने 11वीं में कुछ नहीं पढ़ा, तो जुड़ जाइए आज ही से हमारे साथ। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स की अध्याय 1 का। आज से हम क्या कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एकदम शानदार तरीके से इस फर्स्ट चैप्टर का हमने, यदि आपने 2024 में 2024-25 यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम जो दिया है, उस पेपर को आप लेकर मिला लीजिए। जो भी हमने पढ़ाया था क्लास में, वही सारे क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए थे, उससे बाहर कुछ नहीं आया था। जो लास्ट में हमने परीक्षा के समय पढ़ाया वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 30 नंबर के, तो हमारे लास्ट हमने 2 घंटे का वीडियो बनाया था। 2 घंटे के वीडियो में से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन सीधे एकदम सेम टू सेम वही छपे हुए थे। हमने प्रूफ भी डाला है पोस्ट में, कम्युनिटी में, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से। इस नए सेशन को होली के साथ शुरुआत करते हैं, रंगों के व्यवचार के साथ। आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यवचार आ चुका है, भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर की आज कर रहे हैं शुरुआत, विद्युत आवेश तथा उसके प्रकार। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं 2026 के लिए आपके सिलेबस होने वाला क्या है। तो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, तो हमारा क्या है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव धारिता। हमारा क्या फर्स्ट यूनिट है। और सेकंड में यूनिट में हमारा क्या है, वैद्युत धारिता है। और हमारे थर्ड यूनिट में गतिमान आवेश, चुंबकत्व और चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी क्या है हमारे ये थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर हैं। और फोर्थ यूनिट में क्या हमारे 2 चैप्टर हैं। और 5वें यूनिट में क्या हमारा एक ही चैप्टर है। यूनिट वाइज क्या किया आपके बुक में बांटा गया है। फिर हमारा छठे यूनिट में हमारे 2 चैप्टर हैं, ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा छठा यूनिट हो जाएगा। और 7वें यूनिट में ये हमारा क्या होगा, बुक, ये हमारा जो छठा यूनिट है ये हमारा क्या हो जाएगा, बुक सेकंड। यहाँ से हमारा क्या बुक सेकंड शुरुआत हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 7वां यूनिट हो जाएगा। और ये हमारा 8वें यूनिट है। और ये हमारा 9वां। और ये हमारा क्या है, 10वां यूनिट। तो 10 यूनिट में हम, और ये हमारा क्या है बिहार बोर्ड के लिए है, बाकी यूपी, राजस्थान और अन्य बोर्ड के लिए क्या है हमारे ये 14 चैप्टर हैं। और बिहार बोर्ड में हमारा क्या एक एक्स्ट्रा चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 15 है। तो सारे चैप्टर को हमने क्या किया था, कवर किया था। तो इस बार भी उसी तरीके से, उसी जोश के साथ और बेहतरीन तरीके से इस साल की शुरुआत करेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज ही से हमारे साथ जुड़ जाइए, जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं उतने टॉपिक को देखिए, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा हमने बातचीत किया, लेकिन हम बीच में फालतू बात नहीं करते, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या, आपको कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देना। तो ये शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर पहला है क्या, हमारा स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। और वैद्युत की मतलब क्या होता है, आवेश, मतलब रुके हुए आवेश का हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करने वाले हैं स्थिर वैद्युत की में। तो हमारा स्थिर वैद्युत की कहलाता है क्या, वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या हो, आवेश स्थिर हो, उनका अध्ययन करते हैं हम। जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब वैद्युत आवेश होता क्या है, तो स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। हमने क्या कहा, स्थिर आवेश। तो आवेश होता क्या है, अब उस आवेश के बारे में ही जान लेते हैं। तो आवेश, वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण होता है, जो हमारा वैद्युत आवेश है वस्तु का क्या वह गुण है, जिसके कारण वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और तथा उनका अनुभव करते हैं। तो वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण क्या होता है, वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव किसके कारण होता है, आवेश का गुण होता है। जैसे यहाँ पर जो पानी का गुण है, पानी का गुण क्या है, बहना, तो यहाँ पर बह रहा है। और यहाँ पर भी क्या हमारा झरने का गुण है, क्या यह झरना क्या हो रहा है, बह रहा है। तो इसका भी गुण क्या है, बहना है, तो क्या यह बह रहा है। उसी प्रकार और हमारा आग का गुण क्या है, जलना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आग हमारी क्या हो रही है, जल रही है, आग जल रही है। ये सब क्या है, गुण है। तो उसी प्रकार जो हमारा आवेश है, आवेश का गुण होता है क्या, वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करना
तथा उनका अनुभव करता है। क्या विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो गया, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया, किसके कारण होता है, ये सब आवेश के क्या हैं, गुण हैं। तो हम एकदम ग्राफिक के साथ हर टॉपिक को समझने वाले हैं, तो इसलिए क्या कीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्या हो चुकी है, आपकी क्लास की शुरुआत हो चुकी है। ये क्या है, आरंभ है, और यही हमारा क्या है, प्रचंड है। अब जानते हैं आवेश उत्पन्न कैसे हुआ। क्या थे, एक प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। प्रसिद्ध दार्शनिक क्या थे, थेल्स थे। उन्होंने क्या किया, बताया कि जो अंबर नामक पदार्थ होता है, अंबर एक होता है पेड़ से निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है। थोड़े समय क्या पहले निकलेगा तो चिपचिपा रहेगा, और बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, ठोस होता है। तो उन्होंने बताया, प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने बताया कि क्या अंबर नामक पदार्थ को क्या करते हैं, खाल पर रगड़ने से क्या होता है, आवेश खाल पर रगड़ देते हैं तो उसको कहते हैं, किसी वह क्या कहता है, वह खाल को आकर्षित करने लगता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उसमें कुछ उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को क्या कहा, आवेश कहा इन्होंने कहा। और उन्होंने क्या कहा, अंबर नामक पदार्थ को क्या किया, हमने खाल से रगड़ा, जब खाल पर रगड़ा तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आकर्षण, थोड़ा थोड़ा क्या करे, उसे आकर्षित करने लगा। तो फिर इनके 2000 साल बाद 1600 ईस्वी में आए डॉक्टर गिलबर्ट, वैज्ञानिक गिलबर्ट आए, वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट आए। उन्होंने क्या कहा, 1600 ईस्वी में ये आए, और उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्या है, अंबर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित क्या करें, रगड़ देने पर क्या करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए आवेश के उदाहरण देखते हैं, अन्य उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो अंबर को इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने ही बताया था। अब आवेश का उदाहरण, आवेश हमने क्या किया, एक कंघा ले लिया, हमने कंघे को क्या किया, बाल से, सूखे बाल से हम क्या है, हमने रगड़ा, तो रगड़ने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया, हमारा कंघा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणावेशित हो गया। और क्या थे, हमारे कुछ कागज के टुकड़ों को हमने क्या किया, मेज पर तो क्या कर दिया, मेज पर रख दिया। उस कागज का टुकड़ा हमारा क्या था, उदासीन था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, क्या था, हमारा उदासीन था। कागज का टुकड़ा हमारा क्या था, उदासीन था, यानी नेट चार्ज कितना था, नेट, उस पर नेट चार्ज 0 था। उस कागज के टुकड़े पर नेट चार्ज क्या था, नेट चार्ज 0 था, मतलब क्या था, उदासीन था। जब उदासीन और क्या करेगा, ऋणावेशित, जिस पर क्या ऋण आवेश हो, ऋणावेशित वस्तु को क्या करेगा, उदासीन, ऋणावेशित वस्तु क्या करेगा, उदासीन को क्या करेगा, अपनी ओर थोड़ा थोड़ा आकर्षित करता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा, आकर्षित कर रहा है। ऋणावेश को क्या करेगा, ये भी उदासीन करके क्या, यहाँ से क्या करेगा, धनावेश, जो क्या उदासीन में क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश मिलकर क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर ऋणावेशित था, क्या करेगा, इसमें के धनावेश को क्या करेगा, इसको आवेशित करके क्या करेगा, इसके धन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। इस प्रकार क्या होता है, यह आकर्षित होने लगता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और उदाहरण देखिए, हमने क्या किया, गुब्बारे को हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए, गुब्बारे को हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, गुब्बारे को रगड़ रहे हैं, किससे, कपड़े से रगड़ कर, ये हमारा क्या टोटी है, टोटी से पानी गिर रहा है, तो पानी के पास ले जाते हैं, तो क्या कर रहा है, पानी को आकर्षित कर रहा, क्योंकि क्या गुब्बारा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और क्या था, उदासीन था, तो क्या इसको अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित हो जाता है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर गुब्बारे को हम रगड़ क्या किया, गुब्बारे को हमने क्या किया, वहाँ पर रब किया है। उसके बाद क्या करें, हम इस केन के पास लाते हैं। जब हम इस केन के पास लाते हैं, तो क्या करें, केन को आकर्षित कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, केन को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो गुब्बारे पर कौन सा चार्ज आ गया है, गुब्बारे पर कौन सा चार्ज आ गया है, निगेटिव चार्ज। गुब्बारे पर निगेटिव चार्ज आ चुका है। गुब्बारे पर जब निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस केन को क्या करता है, आकर्षित करता। उदासीन केन पर क्या कोई चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा, केन को आकर्षित करने लगता है, धीरे धीरे क्या करता है, खींचने लगता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अच्छे से शानदार तरीके से आप सेशन का आनंद ले रहे होंगे। तो किसको किस पर रगड़ने से क्या होता है, कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ न्यूट्रल, कॉटन पर रगड़ने क्या होगा, न्यूट्रल कोई, ये क्या करते हैं हम, ऊपर वाले को क्या करते हैं, नीचे वाले के साथ रगड़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, नीचे वाला ऋणावेशित हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हमारा धनावेशित हो जाएगा। इसी को ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। हमारा क्या है, वायु, ह्यूमन हैंड्स, एस्बेस्टस, रैबिट फर, स्टेट, ये सब क्या है, इन सब चीज़ों को ऊपर वाले क्या होते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, नीचे वाले पर ऋणावेश हो जाएगा, और ऊपर वाले को क्या होगा, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है। तो इस सीरीज से
आप क्या कहते हैं, पता कर सकते हैं किस पर ऋणावेश होता है और किस पर धनावेश उत्पन्न होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं आवेश। अब हमने क्या किया, आवेश तो पढ़ लिया। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अब आवेश के बारे में भी जान लेते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आवेश, आवेश क्या आते हैं, आवेश के प्रकार। आवेश हमने क्या किया, कैसे उत्पन्न किया, हमने बिल्ली की खाल को रेशम से रगड़ दिया। तो क्या हुआ, बिल्ली की खाल पर हमने क्या किया, रेशम को रगड़ा, तो क्या करेगा वह, बिल्ली की खाल को क्या करेगा, आकर्षित करने लगता है। हमने क्या किया, सबसे पहले थेल्स ने बताया क्या, अंबर नामक पदार्थ क्या करें, किसी हम क्या करें, चमड़े से रगड़ देने में क्या होता है, वो उस चमड़े को क्या होता है, आकर्षित करने लगता है। हमने क्या, गुब्बारे को कपड़े से रगड़ कर पानी के पास ले गए, तो क्या कर रहा, आकर्षित कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हुए, एक पर धन हुआ तो एक पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। जिस पर हम रगड़ रहे हैं उस पर क्या हो रहा है, धनावेश हो जा रहा है, और जिसको हम रगड़ रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, ऋण आवेशित हो जा रहा है। तो धन आवेश, मतलब धन आवेश उत्पन्न कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो गया, निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। धनावेश, धन कब होगा, धनी कब होंगे, जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो, जब आप किसी को पैसे दे सकते हैं तभी तो आप धनी हैं। तो कहने का मतलब है आप किसी को कुछ देने लायक हैं तो आप क्या, धनी हैं, मतलब आपने किसी को दिया है तो आप क्या, धनावेशित हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जब क्या होगा, जब धनावेशित होगा तो वह उसमें क्या होगी, द्रव्यमान की भी कमी होगी। मान लीजिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 का पावर -31 किलोग्राम होता है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना ग्राम, तो इतना किलोग्राम तो निकल गया। मतलब क्या होगा, उसके किस में कमी होगा, जब द्रव्यमान में क्या होगा, उसके कमी होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो द्रव्यमान में भी क्या होगी, कमी होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या होगा, धनावेश उत्पन्न हो गया और द्रव्यमान की क्या हो गई, कमी हो गई। यदि क्या करें हम, किसी से इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आ गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो धनावेश उत्पन्न हुआ और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ऋण आवेश उत्पन्न। मतलब क्या है, हम किसी से उधार लिए हैं, किसी से लिए हैं, तो मतलब क्या है, हम ऋण आवेश वाले हैं। किसी से क्या किए, हम रुपया लिए हैं, पैसा लिए हैं, तो हम क्या है, ऋण आवेश वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, जब इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, लेंगे किसी से, तो हमारे पास क्या होगा, वजन तो बढ़ेगा। हमने क्या किया, हम किसी से उधार, मान लीजिए हमने क्या किया, 5 किलो गेहूँ ले लिया उधार, तो हम क्या किए, हम 5 किलो गेहूँ उधार लिए, तो हम क्या हो गए, हमारे पास वजन तो बढ़ेगा, हमारे पास 1 ही किलो था और 5 किलो और ले लिए, तो हमारा क्या होगा, द्रव्यमान तो बढ़ गया। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या होगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या होता है, द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश, बस इतना जानिए, इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक धन आवेश, ऋण आवेश। तो आप धीरे धीरे हर सेशन को देखिएगा, ये नहीं कि पहला वीडियो देख छोड़ दिए, दूसरा से देख रहे हैं, तीसरा से देख रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। एकदम शुरुआत से देखेंगे, एकदम हम 0 लेवल से आपको एकदम शुरुआत कर रहे हैं और शानदार तरीके से हाई लेवल तक आपको ले जाएंगे। और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको कहने लगने रहेंगे कि इस क्वेश्चन को आपने नहीं पढ़ाया। एकदम शानदार तरीके से एक सीरीज लेकर आएंगे। अभी तो क्या हम चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, चैप्टर के साथ साथ अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन भी कराएंगे। और न्यूमेरिकल, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं था जो आपके पढ़ाए गए क्वेश्चन में से नहीं आया था, सारे पढ़ाए हुए न्यूमेरिकल आए थे, बस अंक का हेर फेर होता है। सारे न्यूमेरिकल क्या थे, लगने वाले थे, जितने भी हमने पढ़ाया था उसी में से आया था। हमने 2 न्यूमेरिकल का सीरीज पढ़ाया था 7-7 घंटे के, उसी में से सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में छपे थे। तो इसलिए क्या कीजिए, आप शुरुआत से बने रहेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से एकदम शानदार लेवल की तैयारी कराएंगे, क्योंकि हम आपको जो भी देंगे फ्री ऑफ कास्ट, उसमें आपका 1 भी रुपये खर्च होने वाला नहीं, बस आपका थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए। रोज़ मान लीजिए फिजिक्स के लिए क्या 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटे का, 1 घंटे से अधिक का हम क्लास आपको देंगे ही नहीं। 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाएगी। ताकि अगला हमारा नोट में समान आवेश, मतलब क्या हो गए, जब 2 समान आवेश हैं, 2 समान प्रकृति के लोग हैं, क्या कहते हैं, 2 समान लोगों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल। अब और
यहाँ पर मान लीजिए बॉय और गर्ल, और यहाँ पर मान लीजिए क्या बॉय और बॉय, गर्ल और गर्ल, और यहाँ पर गर्ल और बॉय। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, ये इससे दूरी बनाना चाहेगा, ये दूसरी दूरी इससे दूरी बनाएगा और ये इससे दूरी बनाएगी। तो मतलब क्या होगा, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन क्या होगा, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग प्रकृति। तो मतलब क्या, समान आवेशों के बीच क्या होता है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। तो समान लोगों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत लोग प्रकृति के लोगों के बीच क्या होगा, आकर्षण होता है। तो कह रहा है समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण मतलब समान है। यहाँ पर धन आवेश दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये पता नहीं क्यों चल नहीं रहा, तो क्या होगा, अभी आपको दिखा देते। यदि आप बोलेंगे तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ग्राफिक के माध्यम से दिखा देंगे। तो अभी चल नहीं रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो ये हमारा क्या होगा, समान आवेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण हो गया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, दोनों निगेटिव आवेश हैं। जब दोनों क्या है, दोनों समान प्रकृति के हैं, मान लीजिए क्या, ये बॉय बॉय मान लेते हैं, क्या होगा, दोनों क्या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ पर गर्ल गर्ल, तो यहाँ पर क्या एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रतिकर्षण है। यहाँ पर क्या है, प्रतिकर्षण है। तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। यहाँ पर प्लस ए माइनस माइनस के बीच भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, एक धन है एक ऋण है। ये कहेगा तुम इधर आओ, ये कहेगा तुम इधर आओ, बी और जी। तो हमने जी को माइनस माना है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा, तो ये जी और ये बी। ये करा तुम इधर आओ, ये करा तुम इधर आओ, दोनों क्या हो गए, आपस में आकर मिल गए। यानी क्या हो गया, ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है। तो दोनों में क्या हो गया, इसमें आकर्षण आ गया। तो दोनों में क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लिए। इस प्रकार कह सकते हैं कि क्या होगा, आकर्षण बल लग रहा है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब जानते हैं सजातीय आवेश कौन होते हैं और विजातीय आवेश कौन होते हैं। तो सजातीय आवेश किसे कहेंगे और विजातीय आवेश किसे कहते हैं। तो सजातीय आवेश यानी समान आवेश, प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं समान प्रकृति, समान प्रकृति के आवेशों को, समान प्रकृति के आवेशों को, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय, सजातीय आवेश कहते हैं। समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। समान प्रकृति के आवेश को क्या कहते हैं हम, सजातीय आवेश कहते हैं। अब इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो इनके बीच लिख सकते हैं, इनके बीच समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं और इनके बीच, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच प्रतिकर्षण, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। समान आवेश, प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है, सजातीय, समान प्रकृति के आवेशों को हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं और इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे क्या, धन, ये प्लस प्लस आवेश क्या है, सजातीय आवेश है, मतलब ये समान जात के हैं। ये हमारा क्या, ये भी बॉय है और ये भी बॉय है, ये गर्ल है और ये गर्ल है, मतलब क्या, ये दोनों क्या है, एक ही जात के हैं ना, मतलब ये क्या है, ये दोनों मेल हैं। तो क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और हमारा क्या है, ये दोनों फीमेल हैं, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश को क्या कहते हैं, इनके सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अभी तक क्या हमारा सजातीय आवेश था। अब बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं विजातीय आवेश, मतलब विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम विपरीत प्रकृति के आवेशों को, विपरीत प्रकृति के आवेशों को
आवेशों को, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेश कहते हैं। जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उन्हें विजातीय आवेश कहते हैं। और इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होता है? कार्य करता है। तो विपरीत प्रकृति के आवेश, ये हमारा क्या, इसे हमने माना था B, इसको माना था G, इसको हमने माना था B और इसको माना था G। मतलब क्या, ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। मतलब B G, बॉय गर्ल, ये दोनों के बीच क्या होगा? यहाँ पर आकर्षण बल कार्य कर रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश और इनके बीच क्या होता है? यहाँ पर इनके बीच क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आवेश को हमने जान लिया कि कौन कौन से आवेश होते हैं, कैसे होते हैं, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, आवेशों के प्रकार, हर चीज़ को जान लिया। अब जानते हैं आवेश का मात्रक होता क्या है। आवेश तो उत्पन्न हो गया, तो आवेश उत्पन्न हुआ तो इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, तो आइए जानते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक, जो हमारा आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता क्या है? आवेश का एसआई मात्रक होता है क्या? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और कैसे आता है आवेश? कैसे? तो यानी धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो आवेश, धारा वह होता है क्या? आवेश बटे समय को ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश बटे समय को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश बटे समय को धारा कहते हैं, या आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। यानी आवेश बराबर हमारा होता है क्या? आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा गुणे समय। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। और हमारा आवेश क्या होता है? धारा गुणे समय। आवेश बराबर होता है क्या? धारा गुणे समय। यानी Q बराबर, आवेश को Q से और धारा को I से और समय को T से, तो Q बराबर होता है क्या? हमारा IT। तो I, अब हमारा क्या होगा? इसका कूलाम हो गया। अब इसकी बीमा लिख देते हैं, बीमा। इसकी बीमा क्या होगी? तो I, धारा का हमारा बीमा होता है क्या? A। धारा की बीमा होती है A और समय की बीमा होती है T। सेकंड को T से परिचित करते हैं और एम्पियर को क्या? A से। धारा का मात्रक एम्पियर को A से, तो हमारा हो जाएगा AT। तो हमारा आवेश की बीमा हो गई क्या? AT। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब CGS पद्धति में हमारा आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। CGS पद्धति में हमारा धारा का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फिर आगे आइए देखते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन। तो सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या? हमारा फैराडे। तो एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, जबकि एक कूलाम 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। तो स्टेट कूलाम यानी कूलाम के बराबर होता है, स्टेट कूलाम के बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
फिर अगला इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश होता है कितना, -1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम। और प्रोटॉन पर आवेश होता है क्या था, प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो हमारा हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और अल्फा कण पर आवेश हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण पर क्या आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 2 × 1.6 × 10 का पावर -19 बराबर हमारा हो जाएगा 3.2 × 10 का पावर -19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 का पावर -31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना, 1.67 × 10 का पावर -27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, मूल आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, मूल आवेश, या मूल इलेक्ट्रॉन के आवेश को कहते हैं मूल आवेश, या मूल आवेश को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, मूल आवेश, या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। ई को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। अब मूल आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मान को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। मतलब कोई वस्तु है, कोई आवेशित वस्तु है, उस पर क्या होगा, जो आवेश होगा, आवेश का क्या सबसे कम से कम आवेश कितना हो सकता है किसी वस्तु पर। मान लेते हैं हमारा ये वस्तु है, इस पर कम से कम कितना आवेश होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो आइए यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, मूल आवेश किसे कहते हैं। तो किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की वह न्यूनतम मात्रा, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की वह किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की वह न्यूनतम मान, आवेश की न्यूनतम मान को ही आवेश की न्यूनतम आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं, मान को मूल आवेश कहते हैं। मतलब किसी आवेशित वस्तु पर क्या हो, वह न्यूनतम आवेश, मतलब उपस्थित न्यूनतम आवेश कोई क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। या यहाँ पर या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, को मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और हमारा ई बराबर होता है कितना, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर होता है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलाम। यानी मूल आवेश क्या होता है, 1.6 × 10 का पावर -19 कूलाम के बराबर होता है। अब वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, जो हमारा वैद्युत आवेश होते हैं, इनके मूलभूत गुण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है गुण आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, फिर दूसरा होता है आवेश का संरक्षण, अभी सब एक एक करके पढ़ेंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और होता है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश की योज्यता होती क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं आवेश की योज्यता। तो आवेश की योज्यता के बारे में आइए जान लेते हैं। तो आवेश की योज्यता होती क्या है, किसी निकाय पर उपस्थित, मतलब कोई निकाय है हमारा, मान लेते हैं क्या ये हमारा एक निकाय है, इस पर क्या है उपस्थित आवेश, मतलब क्या इस पर +Q -Q
2 प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q5 प्लस Q4। मतलब क्या, ऐसे आवेश हैं, ऐसे क्या है, आवेश उपस्थित हैं। तो आवेश की योज्यता का मतलब होता है क्या, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आवेश का जो कुल मान किसी भी क्या है, निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल मान सभी आवेशों के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारी क्या होती है, आवेश की योज्यता कहलाती है। तो लिख सकते हैं किसी भी निकाय पर उपस्थित, किसी भी निकाय पर उपस्थित, निकाय पर उपस्थित, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल मान, उपस्थित आवेश का कुल मान, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल मान सभी आवेशों के मान, सभी आवेशों के बीजगणितीय आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, गणितीय योग के बराबर होता है। सभी आवेशों के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा प्लस Q1 प्लस Q4 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q5। तो ये हमारा क्या, प्लस Q1 प्लस Q4, प्लस वाले को एक साथ लिख देते हैं, प्लस Q4 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q5। तो ये क्या हो गया, हमारे सभी आवेशों का, हमारा पूरे आवेश का हमने क्या किया, मान यहाँ से निकाल लिया। तो ये हमारे क्या हो गया, आवेश की योज्यता हो गई। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको इस निकाय पर कुल आवेश कितने हैं, Q आवेश हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश को क्या कहते हैं, न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कहते हैं, बस स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो हम लिख सकते हैं आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट किया, उत्पन्न किया कर सकते हैं, न ही कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, नष्ट किया जा सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, सॉरी इसको थोड़ा सा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु से क्या कहते हैं, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। यही क्या है, हमारा आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश को क्या करते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसे हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश को क्या करते हैं, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
तो ये आपके लिए होमवर्क है। धनावेशों के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण का, प्रतिकर्षण का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमें क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और एक क्वेश्चन, और यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो देखिए कितना प्यारा सा थैंक यू आपको मिल रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।